हेलो बच्चों, तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ। और उसमें जो हम पढ़ रहे थे, आपकी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हमने पढ़ ली। अब हम आपके आज दो ऑर्गेनेली पढ़ने वाले हैं, एक राइबोसोम एक वैक्यूल। हम बात करते हैं सबसे पहले वैक्यूल की। अगर हम वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल क्या होते हैं बेटा आपकी, ये राउंड बाउंडेड मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, जो कि हमारे प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। अगर हम लोकेशन की बात करें, ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में। और अगर हम बात करें कि प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाते हैं, हाँ भाई, ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। पर ये बेटा प्लांट में तो पाई जाती है लार्ज, बड़े अमाउंट में। सेंट्रल वैक्यूल इस तरीके से सेल है, तो सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाएगा। और हम एनिमल्स की बात करें बेटा, तो एनिमल्स में ये क्या तो बहुत स्मॉल होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। हमने अभी कहा जो आपके वैक्यूल से ही मेम्ब्रेन बाउंड ओनली है, मतलब कहीं ना कहीं इस पे मेम्ब्रेन पाई जाएगी। तो जो आपके वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन जो कि आपके वैक्यूल की पाई जाती है। ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एनिमल और प्लांट में दोनों में ही मिलते हैं, पर प्लांट्स में लार्ज देखने को मिलते हैं और एनिमल्स में स्मॉल देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि आपके वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, देखो आपके जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्टोर करते हैं। क्या क्या स्टोर करते हैं? ये आपके स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोरेज में ये आपके वेस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट आयंस होते हैं, या फिर आपके आयंस और न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। किसको स्टोर कर सकते हैं? आयंस और न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। देखो इसके अलावा इनका काम क्या होगा? पहला तो स्टोरेज हो गया। टर्जिडिटी का मतलब एक होगा इसका दूसरा काम टर्जिडिटी प्रोवाइड करना। टर्जिडिटी मतलब देखो, आप एक काम करो, आप एक बॉक्स लो, बॉक्स में ना आप बलून को रख लो। अगर आप उस बॉक्स को पुश करते हो तो ऐसा होगा कि भाई जो आपका बलून है वो कहीं ना कहीं फूट जाएगा। या फिर ऐसे मान लो आपने बॉक्स लिया, आपने कुछ नहीं रखा उसके अंदर, आपने ऊपर से प्रेशर अप्लाई करा, तो आपको जो बॉक्स वो पिचक जाएगा। लेकिन आप एक काम करो, आप बॉक्स लो, बलून में पानी भरो और फिर उसके अंदर रख दो। अब आप जितना भी प्रेशर लगाने की कोशिश करोगे बॉक्स पे, बेटा वो टूटेगा नहीं, वो फटेगा नहीं। तो इस टर्म को, जो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी ताकि प्रेशर लगाने पे आपका बॉक्स फटे नहीं, इस टर्म को बोला गया टर्जिडिटी। तो ऐसे ही आपके वैक्यूल्स जो होते हैं वो आपकी सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, एक शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वेस्ट डिस्पोजल का काम भी करते हैं और अच्छी चीजों के स्टोरेज का काम भी करते हैं। अब हम अगर टाइप ऑफ वैक्यूल्स की बात करते हैं, देखो हमने मेम्ब्रेन पढ़ ली, हमने इसकी लोकेशन पढ़ ली, अब हमने इसके फंक्शन भी पढ़ लिए कि वेस्ट स्टोरेज, अच्छी चीजों का स्टोरेज, टर्जिडिटी प्रोवाइड करना। और अगर हम बात करें कि जो आपका वैक्यूल होता है वो कितने टाइप का होता है, तो हमारे पास एक होता है आपका फूड वैक्यूल। क्या होता है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल मतलब ऐसे वैक्यूल्स जो कि आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या फिर आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म में फूड स्टोर करे। क्या स्टोर करे बेटा? एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है। इसका काम करता है ओस्मो रेगुलेशन का। मतलब ये आपका ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर वैक्यूल पाया जा रहा है, तो उसका रेगुलेशन क्या होगा बेटा? ये एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देगा। किसके? आपके उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। तो देखो हमारे पास क्या क्या वैक्यूल हुए? हमारे पास हुआ फूड वैक्यूल जो कि फूड स्टोर करता है। फिर हमारे पास है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फंक्शन क्या कर रहा होता है वहां पे? ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब ये आपके उस ऑर्गेनिज्म से क्या करेगा? जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। अगर मैं ओस्मो रेगुलेशन टर्म की बात करूं तो किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में आयरन और वाटर का बैलेंस ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो ये करेगा क्या? जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको क्या करेगा? आपके उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकाल देगा। एक और तरह का वैक्यूल हमें देखने को मिलता है, एक और तरह का टाइप होता है हमारे पास वैक्यूल का, जिसका नाम होता है आपका सेंट्रल वैक्यूल। क्या होता है बेटा? सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल का मतलब जैसे आपके प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो आपके बिल्कुल लार्ज होता है और बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है प्लांट का वो बिल्कुल साइड में पाया जाता है। जैसे सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं ये आपके प्लांट को शेप या फिर ऐसे कह सकते हो कि टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? टर्जिडिटी, मतलब प्रेशर से वो चीज टूटे नहीं, इस तरीके का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी। तो बस कितने टाइप के वैक्यूल हुए बेटा? सेंट्रल, फूड वैक्यूल और आपका
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फंक्शन क्या है भाई आपके वैक्यूल्स का? फंक्शन है आपका स्टोरेज, अच्छी चीजों की स्टोरेज, वेस्ट की स्टोरेज, और आपका टर्जिडिटी प्रोवाइड करना। है क्या ये? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो कि किसमें पाई जाती है? आपके प्लांट्स में पाई जाती है और आपके एनिमल्स में पाई जाती है। जो मेम्ब्रेन होती है आपके वैक्यूल की उसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। प्लांट में जो आपका वैक्यूल होता है वो लार्ज बड़ा पाया जाता है और एनिमल्स में यही जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल या छोटा पाया जाता है या फिर एब्सेंट पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आपकी दूसरी ऑर्गेनेल की जो है राइबोसोम। देखो अब तक जो हम ऑर्गेनेल पढ़ते आ रहे हैं वो सारी आपकी मेम्ब्रेन बाउंड है। अब हम वो ऑर्गेनेल पढ़ेंगे जो आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो हम कहेंगे राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है तो हम कहेंगे ये मिलके बना हुआ होता है राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स। और ये बेटा आपको 2 यूनिट या सब यूनिट जैसी स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। मतलब आपका राइबोसोम इस तरीके से एक लार्ज सब यूनिट और इस तरीके से एक स्मॉल सब यूनिट, इस तरीके से आपके राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है। अगर हम बात करें प्लांट्स में तो प्लांट्स में या फिर हम बात करते हैं आपके प्रोकैरियोट्स में तो प्रोकैरियोट्स में आपको 70S राइबोसोम देखने को मिलते हैं, यूकैरियोट्स में आपको 80S राइबोसोम देखने को मिलते हैं। एस का मतलब सेवबर्ग यूनिट। और होता यह है कि आपका प्लांट सेल को क्रश करने के बाद उसके सारे सामान को अगर हम आपकी एक ट्यूब में डाल के उसको गोल गोल घुमाएं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करें, क्या करें? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इसके अंदर पाए जाने वाला हर सामान अपनी डेंसिटी के हिसाब से ऐसे अरेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोकैरियोट्स 70 पे देखने को मिला होगा उसकी डेंसिटी, और यूकैरियोट्स की डेंसिटी कितनी देखने को मिली होगी? 80 के अराउंड देखने को मिली होगी। हुआ ये होगा कि आपकी जो ट्यूब होती है बेटा उसमें हमें ग्रेडियंट डालते हैं। ग्रेडियंट मतलब एक ऐसा सीजियम क्लोराइड होता है, वो एक ऐसा लिक्विड जो कि आपके पूरे ट्यूब में हाई से लेकर लो तक की एक ग्रेडियंट सेट करके दे देता है। जिस ऑर्गेनेल की जितनी डेंसिटी है वो उस ग्रेडियंट में आके चिपक जाती है या ठहर जाती है। तो हमारा प्रोकैरियोट की जो राइबोसोम पाए जाते हैं कैसे होते हैं? 70S। यूकैरियोट में जो राइबोसोम पाए जाते हैं कैसे होते हैं? आपके 80S। अगर हम बात करें इसके लोकेशन की कि ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा तो देखो सबसे पहले अगर हम लोकेशन की डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास क्या तो राइबोसोम फ्रीली आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे या फिर ये आपको अटैच्ड या फिर बाउंडेड फॉर्म में दिखेंगे विद आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकल। फ्रीली साइटोप्लाज्म में कैसे? मान लो ये आपकी सेल है तो ये साइटोप्लाज्म में इस तरीके से फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो ये काम क्या करते हैं बेटा? ये वाले राइबोसोम फ्रीली जो मूव कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में ये खुद के लिए, मतलब हमने कहा कि कहीं ना कहीं देखो जो आपके राइबोसोम होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो राइबोसोम आपको फ्रीली घूमते मिलेंगे वो आपकी खुद की सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे होंगे, खुद की सेल के काम के लिए। और जो आपको मेम्ब्रेन से बाउंड मिलेंगे वो कहीं ना कहीं वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो आपको अदर सेल में ट्रांसफर करने होते हैं। इसमें ट्रांसफर करने होते हैं बेटा? अदर सेल। तो राइबोसोम का हमें फंक्शन क्या देखने को मिला? राइबोसोम जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं। वो प्रोटीन खुद की सेल के लिए भी हो सकते हैं और वो प्रोटीन आपकी जो अदर सेल में ट्रांसपोर्ट के लिए भी हो सकते हैं। अब हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा जो है आपका माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीजन में आता है ये टॉपिक। देखो माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। देखो हमारी सेल जो होती है ना बेटा वो आपकी डिवाइड करती है। क्या करती है? डिवाइड। और हर सेल का, ईच सेल का अपना खुद का टाइम होता है डिवाइड करने का, अपना टाइम होता है। जैसे मैं बात कर रही हूँ हमारे जो गाल की सेल है, ह्यूमन चीक सेल, वो हर 24 घंटे में डिवाइड करती है। डिवाइड करने के लिए हमारी जो ह्यूमन की सेल है वो डिवाइड करने के लिए 2 मैकेनिज्म का यूज करती है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है बेटा? हमने कहा था हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
तो जब आपकी एक सेल डिवाइड करे तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम थे? 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम थे। जब ये अपनी दो डॉटर सेल बनाए तो जो आपके क्रोमोसोम है वो इक्वली डिवाइड हो, इसके पास भी 23 पेयर मिले और इसके पास भी कितने मिले? 23 पेयर। ठीक है, तो जहां पे क्रोमोसोम हाफ ना पाए जाए नए डॉटर सेल्स में, या फिर क्रोमोसोम का रिडक्शन ना हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? माइटोसिस। माइटोसिस यूज का होती है? माइटोसिस हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए यूज होती है। नॉर्मल ग्रोथ का मतलब आप छोटे बच्चे थे और आप बड़े होते गए और आपकी हाइट बढ़ती गई या फिर आपके हाथ तक बढ़ते गए, तो आपके हाथ की सेल ने डिवीजन करा होगा। और डिवीजन कैसे करा होगा? किस प्रोसेस से करा होगा बेटा? माइटोसिस। तो माइटोसिस जो होती है वो आपके ग्रोथ रिपेयर में काम करती है। किसमें काम करती है? ग्रोथ और रिपेयर में। ग्रोथ और रिपेयर का मतलब आपने जब आपके कोई शरीर का अंग बढ़ाना है उसमें, रिपेयर का मतलब आपको चोट लग गई, चोट लगने के बाद आपकी स्किन दोबारा वापस आ जाती है, उस टाइम जो आपकी सेल डिवीजन में जाते हैं उस एरिया के, वो किस में जाते हैं बेटा? आपके माइटोसिस में डिवीजन में जाते हैं। माइटोसिस का फायदा क्या होता है? आपके जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ नहीं होते हैं डॉटर सेल्स में, एक सेल की सिर्फ 2 सेल बनती है और दोनों सेल के पास क्रोमोसोम नंबर कितने रहते हैं? सेम। इसमें 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम थे, तो डॉटर सेल होंगे उसमें भी क्रोमोसोम कितने होंगे? 23, 46। कहाँ काम आती है ये? ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ या रिपेयर में काम आती है। अगर मैं बात करूं म्यूसिस की, तो म्यूसिस में बेटा आपके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है बेटा। इसमें आपका क्रोमोसोम का रिडक्शन पाया जाता है। कैसे? अगर आपके एक सेल 46 क्रोमोसोम, क्या बात है, तो सबसे पहले चलिए आप लोग जाइए नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करिए, और फिर इसे कहेंगे म्यूसिस 1। 2 पार्ट होता है और उसके बाद आपकी 4 सेल बनी। कब बैठता है? कितने बजे? और अगर यहाँ पे हमारे पास 46 क्रोमोसोम थे तो इन 4 सेल के पास हमारे पास बी प्रैक्टिकल 23 क्रोमोसोम, 12 16 हो रहा है 23। तो 1 बजे तक मैं वीडियो हमारी एक सेल चली थी 46 क्रोमोसोम लेके, और जब वो डिवाइड फिर उसके बाद तक आई, तुम ही लोग वहां बैठता हूं डाउट सॉल्व करने के लिए 23। तो यहाँ पे एक सेल की 2 सेल बनती है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। यहाँ पे एक सेल की 4 सेल्स बनती है और सब में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो ये देखने को कहाँ मिलता है बेटा? ये आपके गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। गैमेट फॉर्मेशन कहाँ होता है? मेल में होता है बेटा टेस्टिस, अभी थोड़ी पढ़ा होता है टेस्टिस में, और फीमेल में होता है ओवरी में। कहाँ होता है? ओवरी। तो देखो ये वाली प्रोसेस तो आपकी सारे बॉडी पार्ट्स में देखने को मिलेंगी, सारे सारे बॉडी पार्ट्स में ये प्रोसेस देखने को मिलेगी। म्यूसिस कहाँ देखने को मिलेगी बेटा? ये सिर्फ मेल के टेस्टिस में और फीमेल की ओवरी में ही देखने को मिलती है, जहाँ पे क्या हो रहा होता है? गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है। फायदा क्या होता है? जो हमारा अगला, देखो गैमेट क्या होते हैं? जैसे मेल का गैमेट है और फीमेल का गैमेट जब फ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ तभी तो नया बेबी बनेगा। अगर मान लो हम इस गैमेट को 46 क्रोमोसोम देके भेज दें, दूसरा गैमेट और आ गया, तो 46 + 46 बेबी में तो क्रोमोसोम बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा बेबी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं? एक गैमेट में 23 क्रोमोसोम देके भेजते हैं, दूसरे में 23 क्रोमोसोम देके भेजते हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो बेबी में क्रोमोसोम कितने आ जाते हैं? 46। जो बेबी बनता है उसमें फिर से वही क्रोमोसोम आ जाते हैं जो उसके पेरेंट्स में हुआ करते थे। तो माइटोसिस हमारी नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयर में काम करता है। मियोसिस कहाँ काम करता है? गैमेट फॉर्मेशन में। और मियोसिस प्रोसेस कहाँ हो रही होती है? मेल के अंदर टेस्टिस में और फीमेल के अंदर बेटा ओवरी में। तो बेटा आज के लिए इतना बहुत है और हमारी पूरी जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आप प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंसेस, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के डिफरेंसेस सारे याद कर लेना। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।